आप सभी को नमस्कार बंधु, कैसे हैं बताइएगा। आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं। यूट्यूब पर लेक्चर भी नहीं आए हैं। उसका कारण यह रहा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इस कारण हम लोगों के लेक्चर नहीं आ रहे थे, वरना हम लोग यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के लिए निरंतर कार्य करने वाले हैं और रेगुलर में कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहता हूँ। दूसरा यूजीसी नेट संस्कृत के लिए और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के लिए। और ये सभी एग्जामों के लिए होती है। वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यूजीसी नेट में भी काम का है, चूंकि आज काव्य के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि ये सब्जी वगैरह दिख रही है, ये सब क्या है? तो वही तो है। मैं आपको जो संस्कृत पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल एकदम आधुनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाता हूँ। मेरा यह प्रयास होता है कि अधिकतम सरल बना करके पढ़ाया जाए, जिससे सरल से कठिन की ओर, जटिल की ओर ले जाया जाए, जिससे विद्यार्थी कंसेप्ट समझ सके और एग्जाम में उनके लिए हितकर हो। यह चलिए, तो आज क्या पढ़ना है और इससे पहले क्या पढ़ा था लेक्चर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले मैं 2 लेक्चर निःशुल्क यूट्यूब पर दे चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर है। तो जिन्होंने ये पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले के 2 लेक्चर और भी देख सकते हैं। क्या गाड़ी थी, कहां तक पहुंची थी, तो मैं आपको बता देता हूं वो सब बातें। देखिए, पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरा लेक्चर है और काव्य लक्षण के बारे में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ा क्या था। सबसे पहले थोड़े से सिलेबस पर हम लोग चल देते हैं 1 सेकंड के लिए, क्योंकि आपको मैं हमेशा सिलेबस दिखा करके ही पढ़ाता हूं कि कहां तक पहुंच गए हैं और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ लिया था। इसी पीडीएफ से पढ़ा था आप लोगों ने। चलिए देखिए, यहां आ जाते हैं पाठ्यक्रम पर। ये है पाठ्यक्रम आपके यूजीसी नेट का, यूपीएससी का यह पाठ्यक्रम है। यूपीएससी के पेपर 1 की जो यूनिट क्रमांक 3 और 4 है, ये लिखा है 3 और 4। इसमें आपका क्या लगा हुआ है? साहित्य लगा हुआ है। और मूलतः साहित्य में भी काव्य शास्त्र वाला पार्ट लगा हुआ है। काव्य शास्त्र वाला पार्ट लगा हुआ है। काव्य शास्त्र क्या होता है, ये सब बातें आप लोग पहले के लेक्चर में समझ चुके हैं। तो सिलेबस डायरेक्ट दिखाना स्टार्ट करूंगा। शायद आपको सिलेबस दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा इसमें छोटा दिख रहा होगा लेकिन दिख जाएगा। सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में ये 11 बिंदु है। ठीक है, और लिखा हुआ है और यहाँ पर पहले बिंदु में लिखा है संस्कृत साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का इतिहास क्या है, लौकिक इतिहास क्या होता है, वैदिक इतिहास क्या होता है, ये मैंने समझाया था। उसके बाद लिखा है साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियां, यानी कि संस्कृत साहित्यिक आलोचना की प्रमुख युक्तियां क्या है, इसको लेकर के हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया था। इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पढ़ना आरंभ कर रहे थे। जब इस सिलेबस के आधार पर हमने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया था, तो उस आधार पर हम लोगों ने यहाँ समझा था कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, कवर करने हैं। किसके लिए? इन 2 टॉपिक्स के लिए, पहले और दूसरे वाले के लिए। बाकी आगे भी अभी साहित्य का ये है सभी चीजें, तो इनको भी अध्ययन करना है। ये सभी साहित्य ही है। रामायण महाभारत साहित्य विधाओं का उद्भव, रूपक कथा आख्यायिका, चंपू खंड का मुक्ता काव्य। तो यह हम लोग यहाँ इसी में अभी ये जो शुरुआत के 2 लिखे हुए हैं, इसी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखो यहां भी वही लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास और संस्कृत साहित्य की आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियां। हम स्पष्ट करके इसलिए चलते हैं क्योंकि मैंने अधिकतर अपने जीवन में पाया कि मुझे जो टीचर मिले उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जीवन में और कहां से पढ़ रहे हैं। हर लेक्चर में थोड़ा सा यदि 1 मिनट बता दिया जाए तो अच्छा रहता है। तो आप इन तीसरी चौथी यूनिट के इन 2 टॉपिक्स के अंतर्गत ये तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के बारे में बहुत सारे विद्वान आए हैं, लेकिन उनमें से काव्य प्रकाशकार मम्मट का नाम जो 11वीं सदी के हैं उल्लेखनीय है। दूसरा साहित्य दर्पणकार विश्वनाथन का नाम जो कि 14वीं सदी के हैं, इनका नाम प्रसिद्ध है। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में लिखा गया है जो कि विश्वनाथ का है, और काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में लिखा गया है जो कि मम्मट का है। इन्होंने प्रथम उल्लास में ही काव्य प्रकाश में 10 उल्लासों में से प्रथम जो इनका उल्लास है, इस प्रथम उल्लास में 4 चीजों की मूलतः चर्चा की है। एक तो की है काव्य के प्रयोजन की, दूसरे काव्य के लक्षण की, तीसरे काव्य के हेतु की, चौथे काव्य के भेद की।
हर बार यूपीएससी में कहीं ना कहीं 1-2 साल में इससे क्वेश्चन आता है, जो कि दिखाता हूं। इससे पहले के लेक्चर में हम काव्य के प्रयोजन पढ़ चुके हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस समझा था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने काव्य के प्रयोजनों को पढ़ा था, और आज इस तीसरे लेक्चर में हम काव्य के लक्षण को समझेंगे। काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं इसकी बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज हम काव्य के लक्षण को लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे, और अगले 1 घंटे या 30 मिनट या 40 मिनट जो भी चर्चा होगी वो काव्य के लक्षण को लेकर के चर्चा होगी। तो अब इसकी चर्चा करते हैं। ऐसे ही अभी इन्हीं दोनों यूनिट के अंतर्गत हम लोगों को काव्य के लक्षण के बाद काव्य के भेद की, काव्य के हेतु की, शब्द शक्ति की, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, आर्थी एवं व्यंजना के भेद आदि आदि की चर्चा करनी है। चतुर्थोल्लास में काव्य के भेद की चर्चा की गई है। इसी तरीके से काव्य शास्त्र का षड संप्रदाय है, उनकी चर्चा करना है। तो इस तरीके से ये हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज काव्य के लक्षण के बारे में। तो इतना स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। अब देख लीजिए, काव्य के लक्षण को लेकर के हमेशा यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते रहता है। हम आपको 10 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा देते हैं और दिखा देते हैं कि क्या बना है क्वेश्चंस। हम जब अपना यूपीएससी का कोई भी क्लास पढ़ाते हैं तो यही करते हैं। आपने पिछले क्लासों में भी देखा, पीवाईक्यू सबसे पहले, क्योंकि इसी के आधार पर आपको मालूम चलता है। तो काव्य शास्त्रे स्वीकृतानि काव्य प्रयोजनानि अधिकृत 400 परिमितेषु शब्देषु विमर्शो विधीयताम्। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, और इसका आंसर भी आप लोगों ने काव्य के प्रयोजन का देख लिया है। ये वाला जो आंसर यहाँ आगे लिखा है, इसके आगे यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, काव्य के प्रयोजन को ही लेकर के स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब देखो दूसरा फिर पूछा है क्वेश्चन कि काव्य संस्कृत काव्य शास्त्रे सुप्रतिपादितम काव्य लक्षणम सो उदाहरणम विविच्यताम। 25 अंक का है, 2014 में पूछा गया है। जब 25 अंक का पूछा जाए तो आप ध्यान के रखिएगा 400 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। जब भी 400 शब्द का मतलब कम से कम 4 पेज, ठीक है। एक पेज में 100 शब्द होते हैं लगभग, मतलब जो जैसे ये राइटिंग है, इस कॉपी की यदि आप देखेंगे तो 100 शब्द यानी 80-90 शब्द आपको जरूर दिखेंगे। चलिए, तो काव्य के लक्षण को लेकर के कब क्वेश्चन पूछा गया? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है आनंदवर्धन मम्मट विश्वनाथ पंडितराज जगन्नाथेशु कस्य काव्य लक्षणम समीचीनम। इतने लोगों का नाम लिखा है, आनंदवर्धन का, मम्मट का, विश्वनाथ का, पंडितराज जगन्नाथ का, इनका नंबर लिखा है। तो मम्मट और विश्वनाथ तो आ ही गए, ये सभी काव्य शास्त्री है। इन्होंने, आनंदवर्धन ने ध्वनि पर चर्चा की, ऐसी पंडितराज जगन्नाथ आदि ने भी, सभी ने काव्य के लक्षणों आदि पर चर्चा की। काव्य का लक्षण क्या होता है ये भी आपको समझाने वाला हूं, बस मैं क्वेश्चंस दिखा दूं फिर आगे चलते हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखो, यहां पर पूछा काव्य का लक्षण किसका? आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ। तो ये तो आपको स्पष्ट ही हो गया कि 2014 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि आपने काव्य के लक्षण इन सभी के अकॉर्डिंग पढ़ लिए होते 2014 वालों ने, तो 2015 में वही क्वेश्चन पुनः रिपीटेड हुआ है। इसलिए कहते हैं ऑप्शनल में रिपीटेड होता रहता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको इन सभी के, ये तो 4-5 लोगों का नाम लिखा है, इनके अलावा भी मैं आपको कम से कम 8 से 10 काव्य शास्त्रियों के अनुसार काव्य के लक्षण पढ़ाऊंगा। अब क्या पूछा क्वेश्चन समझो कि समीचीनम, इनमें से कस्य काव्य लक्षणम समीचीनम, किसका काव्य लक्षण सही है? तो मतानुसारेण, आपके मत के अनुसार किसका काव्य लक्षण सही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी के काव्य लक्षण पता होने चाहिए। इनके काव्य लक्षणों की परस्पर आलोचनाएं भी की है एक दूसरे ने, जैसे कि मम्मट के काव्य लक्षण की, मम्मट 11वीं सदी के कवि हैं, इनके काव्य लक्षण की 14वीं सदी के कवि विश्वनाथ ने खूब आलोचना की है, और इन विश्वनाथ के काव्य लक्षण की भी आलोचना पंडितराज जगन्नाथ ने की है, ठीक है। तो ऐसे आनंदवर्धन ने मम्मट का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। तो कैसे समर्थन किया है, किसने किसकी क्या आलोचना की है, ये सभी समझ आपको होनी चाहिए, जो आपको यहां पढ़ करके हो जाएगी। अब कह रहा है कि कस्य तत्र हेतु, यानी कि आपके मत के अनुसार इनमें से किसका लक्षण सही है ये बताओ, और दूसरा ये बताओ कि उसका लक्षण क्यों सही है, उसका हेतु क्या है, यानी उसके कारण क्या है, और इसकी समीक्षाता, यानी समीक्षा करो। कुल मिलाकर के आपसे यूपीएससी यह जानना चाह रही है
कि आपको ये तो पता हो ही कि काव्य का लक्षण किसके अकॉर्डिंग क्या है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ काव्य का लक्षण क्या है और क्या होना चाहिए आपके मत के अनुसार, उसके पीछे तर्क भी बताइए। ये वाली बात पूछा गया, यानी कि 2014 में क्वेश्चन आया, 2015 में क्वेश्चन आया। अब आगे देखते हैं। अब 2016 की बात कर लेते हैं। यहां लिखा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि अस्य भावार्थः सोपत्तिकम सो उदाहरणम विशदीकरणीयम। एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपसे उसके भावार्थ को लेकर के, अस्य भावार्थ, इसका भावार्थ क्या है, अर्थ नहीं। अर्थ तो केवल इसका इतना ही है कि रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, है ना। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। पहली बात तो रसात्मक हटा दीजिए, वाक्यम काव्यम के वाक्य को ही काव्य कहते हैं। कैसे वाक्य को, तो रसात्मक के रस से युक्त जो वाक्य हो उसको काव्य कहते हैं। फिर रस क्या है, आदि आदि। तो ये जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका काव्य लक्षण है, ये वस्तुतः विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। अब क्या किया कि विश्वनाथ का काव्य लक्षण दे करके आपसे पूछ लिया कि जो ये काव्य लक्षण है, इस काव्य लक्षण के बारे में बताइए और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि कैसे रसात्मक क्या है, वाक्य क्या है, आदि आदि की चर्चा करते हुए। तो अब आप देख रहे हो 2016 में पुनः क्वेश्चन आपका 15 अंक का रिपीटेड हुआ, 14 में वही क्वेश्चन, 15 में वही क्वेश्चन, 16 में वही क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर अलग अलग आया, नहीं, एक बार यदि टॉपिक्स आपका तैयार हो काव्य लक्षण तो सब कुछ कवर हो जाए। आगे देखते हैं। फिर 2000 आगे ये देखो, संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादितानि काव्य प्रयोजनानि विवेच्यताम्, विवेचयत, कि काव्य के प्रयोजनों का वर्णन कीजिए। तो ये पुनः रिपीटेड हुआ है। देखिए यहां आया था 2013 में, 2017 में आया। अब देखो यहां आया लक्षणायाः स्वरूपम सोदाहरणम प्रतिपाद्यताम, तो लक्षणा के स्वरूप के बारे में। अब देखो फिर से ये 2020 में, 2019 में रिपीटेड हुआ। ये लिखा है तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणामन अलंकृतौ पुनः क्वापि असो उदाहरणम व्याख्या कार्य, इसके उदाहरण सहित व्याख्या करिए। वस्तुतः ये मम्मट का काव्य लक्षण है, यानी कि देखो मम्मट का काव्य लक्षण और विश्वनाथ का काव्य लक्षण इंपोर्टेंट है, और बाकी सभी के काव्य, यानी इन दो के बारे में सेपरेट क्वेश्चन अलग से बन सकता है। किसके, मम्मट के बारे में, और दूसरा आपका ये विश्वनाथ के बारे में। और एक बन सकता है सामान्यतः इस प्रकार का या इस प्रकार का। तो इस प्रकार का भी जब पूछेगा तब भी आपको यही उत्तर देना पड़ेगा, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। इसको बस एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, तो तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणामन अलंकृतौ पुनः क्वापि, इसका मतलब क्या है, ये भी काव्य लक्षण है। यानी कि काव्य लक्षण को लेकर कम से कम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, एक तो बनेगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण को लेकर के चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। दूसरा मम्मट के काव्य के लक्षण को लेकर के बन सकता है तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणामन अलंकृतौ पुनः क्वापि, ठीक है। ऐसे ही विश्वनाथ के काव्य लक्षण को लेकर के बन सकता है वो वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब आप ये सोचो कि क्यों इन दोनों के इसे पूछा गया, इसलिए पूछा गया क्योंकि मम्मट की आलोचना विश्वनाथ ने खूब की है। तो जब आलोचना करोगे दूसरे की तो तुम्हारा भी क्या मत है वो भी बता दो, ये भी बात आ जाती है। दूसरा मैंने ये भी बताया आपको कि दोनों ही बहुत प्रसिद्ध काव्य शास्त्री हैं। सबसे प्रसिद्ध मम्मट जिन्होंने अपना काव्य प्रकाश लिखा, दूसरे प्रसिद्ध विश्वनाथ जिन्होंने अपना साहित्य दर्पण लिखा। बाकी आनंदवर्धन आदि ये सभी लोग प्रसिद्ध है, सभी का अनुपम योगदान है, लेकिन एक फिर भी कुछ ना तो कुछ तो विशेष होता ही है। जैसे महात्मा गांधी है, बाकी अन्य लोगों का भी आंदोलन में हमारी सहयोग है, आदि आदि। चलिए तो देखिए व्यंजनायाः स्वरूपम सोदाहरणम प्रतिपाद्यताम, ये है। आगे देखो 2020 में भी वही आया कि संस्कृत काव्य शास्त्रे काव्य प्रयोजनानि, जो आपने पढ़ लिया है। लक्षण कतिविधा तस्य सोदाहरणम अभी पढ़ना है हम लोगों को। संस्कृत काव्य शास्त्रे काव्य हेतु वह पढ़ना है, काव्य के हेतु। व्यंजना के स्वरूप को सनिदर्शन प्रतिपाद्यताम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हूबहू क्वेश्चन रिपीटेड हुआ 2025 में। अब आप देख रहे हो, यदि आपने पीवाईक्यू किए होते तो आप इस क्वेश्चंस को कर गए होते इस बार भी। अब आपसे कहा जाता है जो रिपीटेड होते हैं, देखो वाक्यम रसात्मकम काव्यम अस्य भावार्थ सोपत्तिकम सोदाहरण विशदीकरणीयम। 2016 में जो क्वेश्चंस आया वो हूबहू रिपीट हुआ कब, 2025 में।
तो 2025 में काव्य के लक्षण से क्वेश्चन पूछा गया। काव्य हेतु विषय निबंधम रचित, ये भी 2025 का क्वेश्चन है कि काव्य के हेतु के बारे में शक्ति निपुणता अभ्यास मत कहते हैं काव्य के हेतु, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करनी है। इसका मतलब क्या समझा आपने कि आपका जो काव्य लक्षण वाला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार आया, ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी पिछले 10 साल में आपका जो क्वेश्चन है 5 बार आया है। क्या? काव्य लक्षण को लेकर के। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका काव्य लक्षण वाला पोर्शन। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं काव्य लक्षण क्या है और काव्य लक्षण के बारे में क्या पढ़ना है। चलिए, आप लोग बताइएगा कैसा लगता है पढ़ना, मतलब मैं पढ़ाता हूं तो समझ में आता है या नहीं। मेरा प्रयास ये रहता है कि सरलता से आप लोगों को बात पहुंचा दी जाए। अब आप कहेंगे ये सब क्या है, ये सब बातें आपको समझाने वाला हूं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा लिखाई कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आई कि आपका सिलेबस में टॉपिक से काव्य लक्षण। तो सबसे पहले काव्य तो छोड़ो, हम लोग डिसाइड कर लें कि लक्षण क्या है। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि लक्षण आखिरकार होता क्या है, ये लक्षण है क्या, लक्षण पता करना चाहिए। तो लक्षण को यदि मैं सरल भाषा में आपको एक शब्द में समझाना चाहूं, एकमात्र शब्द में, तो लक्षण को आप कह सकते हो परिभाषा। कि काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य की परिभाषा क्या है, यानी व्हाट इज काव्य, काव्य किसे कहते हैं। समझ में आ रहा? काव्य का लक्षण यानी कि काव्य किसे कहें। जैसे रघुवंश की बात कर लेते हैं। रघुवंश में प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक आप सब जानते हैं, वागर्थ विव संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये पहला पद्य हो गया। इस पहले पद्य में काव्य क्या है, हम काव्य किसे कहें। अब मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सभी के अपना अपना अभिमत है। किसी ने कहा शब्द काव्य है, किसी ने कहा अर्थ काव्य है। इस तरीके से किसी ने शब्द कहा, किसी ने अर्थ कहा, किसी ने कहा दोनों, शब्द और अर्थ दोनों, यानी कि शब्दार्थ, शब्द और अर्थ दोनों काव्य है। किसी ने इसमें और भी चीजें जोड़ने की, ये चीज काव्य है। अब ध्यान रखना, तो काव्य लक्षण का मतलब हुआ परिभाषा। संस्कृत जगत में लक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है वो मूलतः, अब आपको दर्शन में आपको यदि देखें तो वैशेषिक दर्शन अपने लक्षणों के लिए प्रसिद्ध है। वैशेषिक दर्शन परिभाषाएं जो निर्धारित करता है वो विश्व में कहीं नहीं करता है, कोई नहीं कर सकता है। जैसे पृथ्वी क्या है आपसे पूछिएगा, क्या कहोगे? तो वैशेषिक कहता है तत्र गंधवती पृथ्वी, कि जिसमें गंधत्व लक्षण विद्यमान है वही पृथ्वी है। यानी कि यत्र यत्र गंध, जहां जहां गंध होगी, तत्र तत्र पृथ्वीत्व, वहां वहां पृथ्वी का तत्व विद्यमान होगा। यानी कि फूल में यदि खुशबू आ रही है तो फूल में कहीं ना कहीं पृथ्वी का रोल है। ऐसे आग का लक्षण आया तो उसने कहा उच्च स्पर्शवत तेजा, उष्णता जिसका लक्षण है वह तेज या अग्नि है। शीत स्पर्शवान आपः, शीतलत्व जिसका लक्षण है वह जल है। यानी कि जो शेष में नहीं है वही विशेष है, और वही विशेष क्या है, लक्षण है उस चीज का। तो परिभाषा क्या है काव्य की, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब इस काव्य की परिभाषा पर सबके अपने अपने विचार हैं। मम्मट बताते हैं अपनी परिभाषा, तो मम्मट की परिभाषा विश्वनाथ जी को पसंद नहीं आती है। बोले कि यार क्या लिखते हो, सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। तो कैसे बोल रहे हैं, अब ऐसे तो करेंगे निराधार, तर्क के आधार पर ये लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको क्या समझना है कि काव्य लक्षण का मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, काव्य का मतलब होता है काव्य की परिभाषा। समझ में आ रहा? ध्यान रखिएगा।
अब देखो, अब यहां चलते हैं आगे। अब क्या होता है आप जानते हैं कि आपसे यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि यदि हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने में हमें इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर नमक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि नमक नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा। कुछ कहेंगे नहीं सर धनिया इंपॉर्टेंट है, कुछ कहेंगे मसाले इंपॉर्टेंट है, कुछ कहेंगे मिर्ची इंपॉर्टेंट है, कुछ कहेंगे मटर इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, जब तक मटर हरी धनिया और मिर्ची ना हो तब तक वो स्वाद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है। कुछ लोग कहेंगे ना नमक के बिना कुछ नहीं होगा। यानी कि सब्जी में अब आप बताओ क्या है, बस बता तो बात ये है कि नमक भी जरूरी है, मिर्ची भी जरूरी है, धनिया भी जरूरी है, मसाले भी जरूरी है। समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा दे रहे। तो इसमें सब चीजें हैं, कोई कहेगा शब्द है, कोई कहेगा अर्थ है, कोई कहेगा शब्दार्थ है, कोई कहेगा कुछ और है। इस तरीके से काव्य के लक्षण को बताया गया है। अब आपको क्या करना है, एक एक कवि का काव्य लक्षण पढ़ना है और उसने काव्य क्या है उसके बारे में क्या कहा, ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए पेपर के लिए। आपने डायरेक्ट नाम भी देख लिए थे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में सीधे कह रहा था जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ, इनके आनंदवर्धन, इनके अकॉर्डिंग काव्य लक्षण बताइए। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं काव्य लक्षणों के बारे में। चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतर जो यहाँ पर उत्तर फॉर्मेट में ही मैंने ये आंसर लिखे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा परेशानी ना हो। बच्चे डायरेक्ट तौर पर, चूंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो ज्यादा मेहनत कराना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट रटना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की है, तो एक एक को लेकर के हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, आपको आंसर क्वेश्चंस क्या रहेगा? क्वेश्चंस आपने देखे, ये 2014 वाला ही यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि वही अच्छा क्वेश्चन था कि सब कुछ कवर हो जाएगा। संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादितम काव्य लक्षणम सो उदाहरणम विविच्यताम, कि काव्य लक्षण को 100 उदाहरण बताइए, ठीक है, संस्कृत काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। तो आपको एक सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। काव्य शास्त्र की उत्पत्ति के समय से ही यह विमर्श अनवरत चलता रहा है कि काव्य का लक्षण क्या है। मतलब जब से काव्य शास्त्र का निर्माण हुआ, काव्य शास्त्र पर चर्चा होना आरंभ हुई, तब से यही विमर्श चलता रहा है कि भाई काव्य क्या है, ठीक है। तो इसका स्पष्ट लक्षण क्या होना चाहिए, यानी कि हम किसे कहें, काव्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर यहां बहस हुई, डिबेट हुई, विमर्श हुआ, चर्चा हुई। इस विमर्श में किसी ने रस को प्रधानता दी। उसने कहा देखो काव्य में रस बहुत महत्वपूर्ण है, तो किसी ने अलंकार को अथवा ध्वनि को आदि को महत्वपूर्ण माना, किसी ने शब्द को महत्वपूर्ण माना, किसी ने अर्थ को महत्वपूर्ण माना। इस तरीके से कहते रहे। काव्य लक्षण पर प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक मत अधोवत है, यानी कि अब लोगों ने यहाँ वर्णन किया कि काव्य पर जो प्राचीन से लेकर के अर्वाचीन अभी तक जो मत है वो निम्न प्रकार से है। यहाँ पर इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि ये नोट्स है और आप लोगों को इस तरीके से समझाना है कि चीजें एकदम स्पष्ट रहे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब एक एक चीज के काव्य के लक्षण की बात करेंगे, यानी कि प्राचीन से लेकर अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब अभी तक, नया, इसी समय तक। प्राचीन मतलब प्राचीन काल से, प्राचीन मतलब अग्नि पुराण में ही सबसे पहले काव्य के लक्षण की चर्चा की गई और इसमें बताया गया कि काव्य का लक्षण क्या है। तो क्या बताया गया देखते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने, अविच्छिन्न पदावली तथा अलंकार व गुण युक्त एवं दोषों से रहित काव्य का लक्षण माना गया है। यानी कि सबसे पहले क्या, सबसे बड़ी बात ये कर रहे हैं। अब यहीं से आपको समझना थोड़ा सा स्टार्ट कर देना है। एक दो के काव्य लक्षण समझ लोगे तो सबके समझ में आ जाएंगे। आप ध्यान रखो, यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं अभीष्ट अर्थ, यानी कि जो एक अर्थ निकले उसका स्पष्ट, क्या निकले, अर्थ निकले। तो एक अभीष्ट अर्थ,
दूसरा संक्षेप में भी हो, ऐसा नहीं बहुत विस्तृत अर्थ भी निकले अभीष्ट, संक्षेप में भी हो। अविच्छिन्न पदावली यानी कि पदावली की निरंतरता हो, ऐसा नहीं अलग अलग पद हैं इधर उधर, अविच्छिन्न यानी तारतम्य स्वरूप में जुड़े हुए पद हो। अलंकार व गुण से युक्त हो, अलंकार हो उसमें, गुण भी हो। अलंकार आप जानते ही हैं, ठीक है, अनुप्रास उपमा ये सभी अलंकार होते हैं। गुण से युक्त हो यानी उसमें गुण गुण हो, कौन, जैसे माधुर्य, ओज, प्रसाद ये सब, एवं दोषों से रहित हो, इसे हम काव्य लक्षण कहेंगे। तो इन्होंने चार पांच बातें बता दी कि अभीष्ट अर्थ हो, संक्षेप में हो, अविच्छिन्न पदावली हो, अलंकार हो, गुण हो और दोषों से रहित हो। इसी को हम क्या कहेंगे, काव्य लक्षण कहेंगे। तो आपसे पूछा जाता है, ये कई जगह पर पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि संक्षेपात, संक्षेप हो। अब देखो वही संस्कृत में लिखा है, कितना सरल है, संक्षेपात, अग्नि पुराण में कहा गया संक्षेपात वाक्य इष्ट अर्थम, संक्षेपात वाक्यम, संक्षेप वाक्य हो, इष्टार्थम इष्ट अर्थ हो, व्यवच्छिन्न पदावली यानी व्यवस्थित पदावली हो, स्फुरत अलंकार, अलंकार का भी स्फुरन हो रहा हो, अलंकार भी उसमें हो, और गुण भी हो, और दोष वर्जितम, और दोष ना हो, ऐसा जो होता है वही काव्यम, वही काव्य है। बोलो किसको समझ में नहीं आया। संक्षेपाद वाक्यम, संक्षेप वाक्य हो, छोटे छोटे वाक्य हो, इष्ट अर्थ हो, इष्ट अर्थ को बताने वाला हो, व्यवच्छिन्न पदावली हो, व्यवस्थित पदावली हो, व्यवस्थित तरीके से लिखा गया हो, स्फुरत अलंकार, अलंकार उसमें स्फुरत हो रहे हो यानी अलंकारों का भी सन्निवेश हो, गुण से युक्त हो और दोष से वर्जित हो यानी दोष ना हो, ऐसा जो होगा वो क्या होगा, काव्य लक्षण। अच्छा काव्य लक्षण है और बढ़िया काव्य लक्षण दिया। अब आपको पेपर के लिए क्या करना है, ये याद कर लेना है, और जो यूजीसी या असिस्टेंट वाले हैं उनसे डायरेक्ट दे करके पूछा जाता है, संक्षेपाद वाक्यम, इष्टार्थम विवच्छिन्न पदावली, काव्यम स्फुरत अलंकार, गुण दोष विवर्जितम। तो ये किसका है, तो ये अग्नि पुराण में कहा गया है। स्पष्ट है आप लोगों को। अब इसकी कोई आलोचना नहीं की गई, ये बात भी स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि पहला लक्षण आया और चूंकि अग्नि पुराण काव्य को लेकर के ही नहीं लिखा गया था कि काव्य शास्त्र है, अग्नि पुराण एक पुराण है, तो वहां पर ये लक्षण दिया गया था और इसकी जाकर इसकी किसी ने ऐसे आलोचना नहीं की है, क्योंकि इसने सभी चीजों को एक समाहित कर लिया था। इस लक्षण से कई लोगों ने सीखा है, आगे आप देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इसी की चीजें काफी आगे तक दिख रही हैं। जैसे अब देखो, दूसरा है तो अग्नि पुराण सबसे पहले पुराणों की रचना कब की गई, तो वैसे अग्नि पुराण यहाँ पर देखो, वैसे पुराणों की रचना तो मानी जाती है, आपको बताऊं, गुप्त काल के समय, लेकिन अग्नि पुराण प्राचीन पुराण माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भरत मुनि, भरत मुनि को हम लोग प्रथम सदी ईसवी का मान लेते हैं, या फिर प्रथम सदी ईसा पूर्व का भी मानते हैं कुछ लोग। स्पष्ट लोगों के बारे में नहीं है कब के हैं, 100-200 साल इधर उधर आता रहता है, लेकिन फिर भी आप समझ के चलेंगे प्रथम सदी ईसा पूर्व इतना लेकर के, या प्रथम सदी ईसवी इतना लेकर के आप चलेंगे इनको, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी काव्य शास्त्री आए उन सभी काव्य शास्त्रियों में पहले काव्य शास्त्री भरत मुनि है, और इन्हीं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। उसी नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, तो ध्यान रखिएगा, और वही ये भरत मुनि है। इन्होंने, यही जो भरत मुनि है, यही रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। अभी रस की बात आएगी कि रस होना चाहिए, ठीक है। तो रस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात, रस निष्पत्ति आदि आदि, ये रस सूत्र है जो मैंने कहा। तो भरत मुनि जो है, ये भरत मुनि का ही सूत्र है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो भरत मुनि है यही नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक है। तो इतनी जानकारी इनके बारे में काफी है। अभी हम लोगों को 6 संप्रदायों के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला संप्रदाय होगा वो रस संप्रदाय होगा, उसके प्रवर्तक भी भरत मुनि है। तो ये भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में क्या बताते हैं लक्षण काव्य का, वो हम लोग देख लेते हैं। भरत मुनि ने कहा कि मृदु लालित्य, मृदु यानी मीठा, एक शब्द में समझे तो मीठा लगे, अच्छा लगे, लालित्यपूर्ण हो,
गूढ़ शब्दार्थ हो, यानी कि शब्दार्थ भी उसमें अच्छे स्तर का हो। गुण शब्दार्थहीनता, अच्छा एक साथ मिला करके लिखे आगे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा गलती हो गया। गुण शब्दार्थहीनता का मतलब ये है कि ऐसे उसमें गुण शब्द यानी जटिल नहीं बनाना है, हमें उसे मृदु व ललित रखना है। गुण शब्द यानी एकदम कठिन नहीं कर देना है कि लोग समझे ना, ध्यान रखिएगा। जैसे हर्ष के बारे में कहा जाता है, हर्ष बहु ने बहुत कठिन काव्य लिख दिया था, फिर वो लोगों को समझने में नहीं आया, फिर बाद में उन्होंने दूसरा काव्य लिखा, तो आदि आदि। सर्वबोधता, सभी को वो बात समझ में आ जाए, यानी कि सरल हो जिससे कि सभी को समझ में आ जाए। युक्ति संगतता, वो युक्ति संगत हो, यानी कि ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी गप्पे दे रहे हैं हम, युक्ति संगत हो, समझ मतलब जुड़ा हुआ हो। नृत्य योजना, यानी कि नित्य योजना यानी कि रेगुलरिटी हो, उसमें निरंतरता हो, व्यवस्थित हो। भांति भांति के रसों का विनियोग हो, यानी कि विविध प्रकार के रसों का उसमें विनियोग हो, यानी कि रस हो उसमें। आगे देखो, संधि की पूर्णता हो, इसमें 5 प्रकार की संधियां होती हैं जब काव्य में आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो संधियां भी उसमें हो, ध्यान रखिएगा। तो विविध प्रकार की संधियों की पूर्णता को काव्य लक्षण स्वीकार किया गया है। एक बार पुनः देख लेते हैं। मृदु व ललित पद हो, वहां पर कठिन शब्दों की रहित हो, यानी गूढ़ शब्दार्थहीन हो। सर्वबोधता यानी कि सबको समझ में आए। युक्ति संगतता यानी युक्ति संगत हो, मतलब पचने वाली बात हो, अतिशयोक्तियां ना हो ज्यादा। नित्य योजना यानी कि रेगुलरिटी हो, यानी कि एक चीज दूसरे चीज से जुड़ रही है, यानी कि पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, दूसरा तीसरे से, यानी कहानी जुड़ रही है, वरना पता चला आज बात कर रहे हैं इधर की, कल बात कर रहे हैं उधर की, ऐसा नहीं। यानी कि नित्य योजना हो, भांति भांति के रसों का प्रयोग हो, कभी हास्य हो, करुण हो, आदि आदि। और संधियां भी उसमें हो, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से होता है। अब उन्होंने ये बताया, ये 4 लाइन लिखा है कि मृदु मृदु हो, ललितम ललितम, मृदु ललित पराढ़्यम, यानी मृदु और ललित पद हो। ये दोनों पद के ही विशेषण बताए गए, मृदु भी हो और ललित भी हो, यानी कि मृदु यानी अच्छा लगे, ललित यानी पढ़ने में भी मजा आए, दोनों। गूढ़ शब्दार्थहीनम, यानी कि गूढ़ शब्दार्थ ना हो, यानी ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से उसका अर्थ निकाल पा रहे हो, आसानी से उसका अर्थ निकल आ रहा हो, ऐसा होना चाहिए। जनपद सुखबोध्यम, जनता को आसानी से समझ में आए वो, है ना। जनपद सुखबोध्यम, बस तो ये नाट्य शास्त्र की बात कर रहे हैं भरत मुनि यहाँ पर। जब वो बताते हैं कि नाटक किसके लिए है, तो वहीं पर ये है कि मृदु ललित हो, जिससे कि मृदु ललित पद हो, और इतना गूढ़ अर्थ ना हो जिससे कि जन पद सुखबोध्यम, जनता को सरलता से समझ में आ जाए। देखो भाई, जो कठिन होगा और मृदु नहीं होगा, आप सुनोगे ही नहीं। आप ऐसी मुझे आप इतना कठिन सुनोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं। कई लोग मैथ छोड़ देते हैं, क्यों, कठिन लगता है। तो बोले मृदु ललित हो, जो पदावली हो, आसान हो, सरल सरल शब्द हो। दूसरा, गूढ़ शब्दार्थहीनम, कठिन शब्द भी ना हो। और जनपद सुखबोध्यम, सुखपूर्वक जनपद बोध्यम, कि जनता को सुखपूर्वक वो चीजें समझ में आ जाए। आगे, युक्ति युक्तम नित्य योज्यम, यानी कि युक्ति पूर्वक और नित्य योज्य हो, यानी कि रेगुलरिटी हो उसमें, और रेगुलरिटी हो और पचने वाला हो, यानी कि एकदम वो ना किया हो एक्शन मूवी जैसा कि एकदम एक्शन कर दे, लग ही नहीं रहा है रियल में है, ठीक है। बहुकृत रस मार्गम, कि बहुत से रस आदि का हो, यानी कि जहां जिस रस की आवश्यकता है वहां वो रस का सन्निवेश हो। तो बहुकृत रसमार्ग, संधि संधान युक्तम, संधि आदि का भी पालन हो। चूंकि यहाँ पर 5 प्रकार की संधियों की जो चर्चा आई है काव्य में होनी चाहिए, तो वो संधियां भी हो। सभवती शुभ काव्यम, वही होता है अच्छा काव्य। नाटकम प्रेक्षकाणाम, ऐसा नाटक के जो प्रेक्षक हैं या नाटक के जो विद्वानजन हैं उनका मानना है, यानी कि यही अच्छा नाटक होता है, वही अच्छा काव्य होता है। क्योंकि नाटक भी तो एक काव्य है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये भरत मुनि ने परिभाषा बताई है। भरत मुनि की भी परिभाषा की ऐसी किसी ने कोई आलोचना नहीं की है, चूंकि इन्होंने सभी चीजों को लगभग समाहित कर दिया था। मृदु पर मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम, जनपद सुखबोध्यम, युक्तिम नित्य योज्यम, बहुकृत रस मार्गम, संधि संधान युक्तम, सभवति शुभ काव्यम, नाटकम प्रेक्षका नाम। इस तरीके से आप ये याद रखेंगे।
अब आप इसको याद रखिए, आपको जब पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा शब्द में पूछा जाएगा तो कभी भी कहीं पूछा जा सकता है आपसे कि मृदु ललितम पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति युक्तम नित्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणाम। ये किसका कथन है? तो ये कथन मूलतः भरत मुनि का है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो था ये अग्नि पुराण का था। ये दो हम लोगों ने देख ली। अब देखते हैं हम लोग भामह का। भामह कौन है बताइए? तो भामह वस्तुतः, भामह की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी के हैं और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखिएगा। तो अलंकार संप्रदाय के 6ठी शताब्दी के, और इन्होंने काव्य में अलंकार को महत्वपूर्ण माना। जैसे भरत मुनि ने रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, उन्होंने कहा रस होना ही चाहिए, रस महत्वपूर्ण है, यानी कि काव्य की आत्मा रस ही। ये कह रहे नहीं भाई, अलंकार इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो अब ये क्या कहते हैं परिभाषा काव्य की? तो ये कहते हैं शब्द तथा अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो इनकी बहुत सरल परिभाषा है और कई बार पूछी जाती है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, के शब्द और अर्थ सहित जो है, जो का सहभाव ही काव्य है। यानी शब्द तथा अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी कि कोई वाक्य है, उस शब्द हो, उसका कोई अच्छा अर्थ निकल रहा हो, तो वही काव्य है। तो इनकी बहुत छोटी सी बात है कि शब्दार्थौ सहितो काव्यम। अब ध्यान रखना, यहां से सभी लोग शब्दार्थों को लेकर के लगभग लोग चलेंगे कि शब्द और अर्थ काव्य है। लगभग लोग, सब लोग एक मानते हैं, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है जगन्नाथ। वो जगन्नाथ आएंगे और वो कहेंगे नहीं भाई, अर्थ नहीं, केवल शब्द काव्य, शब्द की ही जरूरत है। ठीक है, तो जगन्नाथ को छोड़ दो तो लगभग लोग ये शब्दार्थों की बात करते रहेंगे आगे। पीछे भी शब्दार्थों की बात की ही है। जो पदाढ्यम की बात हो रही थी, वो इष्ट अर्थ की बात हो रही थी, वो वस्तु शब्दार्थों ही था, ध्यान रखिएगा। तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये है भामह का। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और आपने ये देखा 6वीं सदी के हैं। इनका कहना सीधा साधा है कि शब्द और अर्थ का जो सहभाव है, यानी कि असंतुलित स्वरूप में संयोजन है, वही काव्य है। ठीक है, अब आगे यहीं पर दंडी भी आते हैं। ये भी 6वीं सदी, मतलब आप यही मान सकते हैं, ये भी 6वीं सदी के आसपास के ही है। यानी कि भादवा, यानी कि आपको एक याद भी ट्रिक भी बता देता हूं, 6 7 8। ठीक है, मैं जो याद रखता हूं, भा द बा, भामह, दंडी और वामन, 6वीं 7वीं और 8वीं। तो दंडी को आप 7वीं सदी का मान सकते हैं। और दंडी क्या कहते हैं देखो, दंडी का आपको ऐसा लगेगा जैसे अग्नि पुराण से प्रभावित है और अग्नि पुराण का इन्होंने पढ़ा होगा। देखिए, दंडी के अनुसार काव्य का लक्षण शरीर, तो काव्य, दंडी के अनुसार काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है। यानी कि ये मानते हैं कि इस ऐसी पदावली, ऐसे पद हों जो क्या हो, शरीरम तावत दिष्टार्थम व्यवच्छिन्न पदावली, यानी कि इष्ट अर्थ को प्रदान करने वाली और व्यवस्थित पदावली हो। यानी कि दो चीजें इन्होंने मूलतः कही कि काव्य का शरीर, काव्य क्या है, शरीरम, शरीर के जैसा है। यानी कि दंडी के अनुसार काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त, यानी कि काव्य एक पुरुष हो गया और उस पुरुष का दो ही यहां पर विशेषता बताई गई है। एक तो इष्ट अर्थ यानी कि जो अर्थ हम चाहते हैं वह इष्ट अर्थ, और व्यवच्छिन्न पदावली यानी व्यवस्थित पदावली हो। तो दो चीजें, यानी कि शरीरम तावत दिष्टार्थम व्यवच्छिन्न पदावली, ऐसा दंडी का कथन है। दंडी कहते हैं यही क्या है, काव्य का लक्षण है। तो दंडी के अकॉर्डिंग इनकी भी आलोचना नहीं की गई है। आपको बताऊं, अधिकतर की आलोचना नहीं की गई है, और की भी गई है तो बहुत सूक्ष्म की गई है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है और आती भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आलोचना की गई है वो की गई है मम्मट की, विश्वनाथ ने। इसलिए अब मम्मट की आलोचना की तो विश्वनाथ की भी लोगों ने आलोचना की, फिर तो विश्वनाथ का भी पूछा जाता है और मम्मट का। अब देखो वामन का, वामन क्या कहती है। वामन ने, अब वामन कब के हैं तो आप जान गए, ये 8वीं सदी के हैं और ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन क्या है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 8वीं सदी के हैं और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, जो इनका ग्रंथ है,
उसमें रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण व अलंकारों से युक्त, गुण और अलंकार दो चीज से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा दी है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि काव्यम शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। विशेषता समझो इनकी कि गुण और अलंकार हो, गुण और अलंकार संस्कृतयो हो यानी मिला हुआ हो, दोनों जुड़े हुए यानी कि गुण अलंकार का सन्निवेश हो, उसमें संयोजित हो, और क्या हो, ऐसे गुण और अलंकार से संयोजित शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य है। काव्यम वर्तते यानी कि गुण और अलंकार से संयोजित शब्द और अर्थ ही काव्य है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है वामन का। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। इन लोगों ने सामान्य तरीके से कही और आलोचना इन सबकी नहीं हुई, इन्होंने वही सब बातें कह रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, सब लोग शब्द अर्थ कर रहे हैं, शब्दार्थियों, ये भी शब्दार्थियों कह रहे हैं, लगभग लोग शब्दार्थियों ही कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आनंदवर्धन का आ जाता है आपके, मैंने को आनंदवर्धन का नाम उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चंस में डायरेक्ट, तो आनंदवर्धन का है। इससे पहले अभी तक मैंने जितने पढ़ा एक का भी नाम नहीं लिखा था, लेकिन सबका लिखना पड़ता है क्योंकि सबके महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि क्वेश्चन कितने शब्दों का है और कितना कैसा है, उस अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें छोड़ भी देनी होती है, ध्यान रखिएगा। आनंदवर्धन यहाँ पर है, बस मम्मट और विश्वनाथ को नहीं छोड़ना है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन कहते हैं कि शब्दार्थ काव्य का शरीर है। क्या है? कि शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है तथा ध्वनि काव्य की आत्मा है। चूंकि आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो सब लोग आत्म वर्ग में छंति सर्वाह, अपने वर्ग की तो सब सोचते हैं, सर्वम स्वार्थम समीहति, लेकिन अपने वाले की तो सब सोचेंगे, फिर दूसरे की देख लेंगे। तो आनंदवर्धन ने भी कहा कि भैया शब्द और अर्थ, शब्दार्थ काव्य का शरीर है, यानी कि शब्द और अर्थ तो होना ही चाहिए, और ध्वनि क्या है, उसकी आत्मा है। तो वही बात कह रहे हैं कि शब्दार्थम शरीरम तावन काव्यम, काव्य से आत्मा ध्वनि और काव्य की आत्मा ध्वनि है। सहृदय हृदयाल्लादित शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, कि जो सहृदय को हृदयाल्लादित कर दे, सहृदय यानी कि मूवी देखने वाला को मूवी देखने में मजा आ जाए, तो सहृदय यानी जो कोई काव्य को पढ़ने वाला, मूवी को देखने वाला, नाटक को देखने वाला, वो हृदयाल्लादित हो जाए, आनंद वाह, पैसे वसूल हो गए, 150 रुपए के पॉपकॉर्न भी वसूल आदि आदि। तो सहृदय हो और उसको हृदयाल्लादित कर दे, ऐसे शब्द और अर्थ से युक्त शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, काव्य ही शब्द और अर्थ ही ऐसा क्या है, शब्द और अर्थ ही काव्य, यानी कि ऐसा हृदय को जो हृदयाल्लादित कर दे वही काव्य है। कुल मिलाकर के सही बात भी कह रहे हैं भाई, सहृदय को आह्लादित कर दे, मूवी देखने वाले को मजा मिल जाए, पढ़ने वाले को आनंद आ जाए, वही काव्य है। ठीक है, तो ये वाली आनंदवर्धन का काव्य लक्षण हुआ। अब आपको देखो, ये यदि इतनी बातें याद हो तो आप आराम से दो लाइन संस्कृत का याद रखो, पता रखो, आनंदवर्धन का लक्षण आप आराम से लिखते, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग देते आपको नंबर। कौन है जो नहीं देता? ध्यान आया? अब ध्वनि, अब हम लोग देखते हैं मम्मट, भोजराज। तो जो ये आनंदवर्धन है, ये यानी 850 ईसा पूर्व के, ईसवी के हैं, सॉरी 850 ईसवी के आसपास के आनंदवर्धन है। अब आगे चलते हैं भोजराज। भोजराज के बारे में लिख लेते हैं। भोजराज, इन्होंने रसगंगाधर लिखा है, वही है। हाँ, रसगंगाधर इन्हीं का है। एक मिनट, ये ध्यान रखना, देखना पड़ेगा। चलिए, शायद इनका नहीं। दोष मुक्त, यानी कि काव्य कैसा होना चाहिए भोजराज के अकॉर्डिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में ये सब छोड़ देना यूपीएससी वालों, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भोजराज वगैरह। आनंदवर्धन इंपॉर्टेंट है, अभी तक पता है वो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोष मुक्त, यानी दोष नहीं होना चाहिए काव्य में, गुणों से युक्त होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, अलंकृत होना चाहिए, सरस यानी रस होना चाहिए, और काव्य कीर्ति तथा सुख प्रदाता होता है, यानी कि दोष से मुक्त हो,
गुण से युक्त हो, अलंकार और रस से युक्त हो, ऐसा ही क्या है काव्य है। ये वाली बात ये कह रहे हैं। वही बात मैंने कहा था, कोई कहेगा रस, कोई कहेगा अलंकार, कोई कहेगा गुण, कोई कहेगा रीति। ध्यान रखिएगा। तो कह रहे निर्दोषम यानी दोष रहित, गुणवत यानी गुणों से युक्त हो, गुणवत काव्यम, अलंकारैः अलंकृतम अलंकारों से अलंकृत हो, रसान्वितम रस से युक्त हो, कवि कुर्बन कवि द्वारा जो किया जाता है वो काव्य, कीर्तिम कीर्तिम च विन्दति कीर्ति और कीर्ति को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे सरस्वती कंठाभरण में कहते हैं। देखो ये लिखा है इनकी किताब का नाम, भोजराज की जो किताब है वो है सरस्वती कंठाभरण, और रस गंगाधर जो किताब है वो जगन्नाथ की है। ठीक है, याद आ गया। चलिए, तो सरस्वती कंठाभरण इनकी बुक का नाम है, रस गंगाधर जगन्नाथ की किताब है, जो 17वीं सदी के कवि है। ध्यान रखिएगा। अभी जिनके बारे में काव्य लक्षण भी पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इतने लोग हैं क्या ही बताऊंगा। तो ये आपने देख लिया, आगे थे। तो इनका सीधा साधा बात है, इन्होंने कुछ वो एक्स्ट्रा नहीं कहा, इन्होंने सामान्य सी बात की, दोष से मुक्त, गुण से युक्त, अलंकार और रस से युक्त जो वही काव्य लक्षण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब है रुद्रट और कुंतक। ठीक है, रुद्रट कहते हैं शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसने कहा था? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसने कहा था? पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कहा था इन्होंने, क्या नाम, भामह ने, 6वीं शताब्दी के अलंकार संप्रदाय वाले। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ध्यान रखिएगा। तो ये दिख रहे हो कि ननु शब्दार्थौ काव्यम, के शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। सामान्य सी बात है, रुद्रट का भूल जाओगे, पेपर में लिखने की जरूरत है नहीं लिखोगे चलेगा आराम से। लेकिन यूजीसी वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ये सब बातें याद रखेंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये सब कुछ काम का है। आपको तो ये भी पता काम का है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, भोजराज की। ध्यान रखिएगा। और आप यूपीएससी वाले भी थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा फैक्चुअल भी दे देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक कहते हैं आह्लादिक सुव्यवस्थित बंधों से बंधा हुआ, यानी आह्लादिक यानी आनंद प्रदायक, आनंद देने वाला, उस व्यवस्थित होना चाहिए। और बंधन से बंध से बंधा हो यानी संधि आदि से युक्त हो। वक्र कवि व्यापार सालनी सियो, वक्र कवि व्यापार सालनी शब्दार्थ ही काव्य है। अब आप कुंतक जान रहे हो कौन है ये? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है, इसलिए वक्र व्यापार साल कह रहे हैं, साली कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो अपनी बात तो सब लोग कहेंगे। तो आह्लादिक हो, सुव्यवस्थित हो, बंधों से बना हुआ हो, वक्र व्यापारशाली हो, ऐसे शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। शब्दार्थ यानी कि शब्द और अर्थ तो होना ही चाहिए, शब्द और अर्थ सहित हो, यानी कि एक समय बाद शब्दार्थ सबने, भामह के बाद सबने लगभग शब्दार्थ स्पष्ट कह दिया था। वक्र कवि व्यापारशाली हो, बंधे व्यवस्थित हो, बंधों से व्यवस्थित हो यानी संधि आदि से युक्त हो, काव्यम तद काव्यम तदविद आह्लाद कारिणौ, काव्य क्या हो, आह्लादकारक हो, आनंद प्रदायक हो। तो शब्दार्थ सहदौ वक्र कवि व्यापार सालिनी वंदे व्यवस्थित काव्यम तद विदवा तद विदाह्लादकारिणौ, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो, अब मम्मट का काव्य लक्षण है। यहां पर मम्मट के काव्य लक्षण से इंपोर्टेंट आ जाती हैं चीजें, और यहां से आपको सेपरेट क्वेश्चन बनेगा मम्मट का काव्य लक्षण क्या है। तो आज हम मम्मट के काव्य लक्षण को केवल इतना ही पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि इनका कह क्या रहे हैं, इसकी आलोचना हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और आलोचना के बाद देखिए मम्मट की आलोचना और मम्मट की आलोचना जो विश्वनाथ करेंगे वो सब आगे में पढ़ेंगे, अभी तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षण के संदर्भ में कहते हैं कि दोष रहित, पहला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है इनका एक एक शब्द, दोष रहित, गुण सहित, सामान्यतः अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, सामान्यतः अलंकार से युक्त हो, लेकिन कहीं कहीं अलंकार रहित भी हो तो भी वह काव्य होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है।
मम्मट के काव्य लक्षण की तो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृत पुनः क्वापी, किस शब्द और अर्थ से युक्त हो। पहली बात क्या है, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ से युक्त होना चाहिए। इसका और भी ये कंप्लीट नहीं लिखा है इन्होंने, अदोसौ, तद अदोसौ लिखा है वहां पर। अदोसौ यानी दोष रहित हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, गुणों से युक्त हो, और कहीं कहीं अनलंकृत यानी कि अलंकारों से युक्त हो सामान्यतः, और कहीं कहीं अलंकार ना भी हो तो भी काव्य माना जाएगा। तीन चार बातें कही इन्होंने, दोष रहित हो, शब्द और अर्थ से युक्त हो, गुणों से युक्त हो, अलंकारों से सामान्यतः युक्त हो, और कहीं कहीं नहीं भी होता है लेकिन मजा आ जाता है, तो वो भी क्या है, काव्य लक्षण है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाली बात हो गया मम्मट का। अब मम्मट के एक एक शब्द की आलोचना की कि कोई काव्य अदोसौ कैसे हो सकता है, शब्दार्थौ कैसे हो सकता है, बिना अलंकारों के काव्य कैसे हो सकता है, एक एक शब्द की विश्वनाथ ने आलोचना की, जो कि आगे पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं। और तो मम्मट के काव्य लक्षण की विश्वनाथ ने व्यापक स्वरूप में आलोचना की है। बस इतना ही आपको लिखना है। ये जो आंसर लिखा है इस तरीके से लिखा है कि भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षणों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर मम्मट के काव्य लक्षण की आलोचना नहीं पूछी गई है, तो आप जबरदस्ती नहीं करेंगे काव्य इसकी आलोचना, बस एक लाइन में लिख जरूर देंगे कि मम्मट के काव्य लक्षण की विश्वनाथ ने व्यापक स्वरूप में आलोचना की है, ऐसा जब नहीं भी पूछा जाए तब भी। तो उस आप इससे चेक करने वाले को ये मालूम चल जाएगा कि आपने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, आपको ज्ञान है उसके बारे में। बाघभट्ट की देख लीजिए, कहते हैं रीति रस अलंकार गुण युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। यानी कि रीति से युक्त हो, रस से युक्त हो, अलंकार भी हो, गुण भी हो, ऐसा जो शब्दार्थ है वह काव्य। अब इन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया कि रीति हो, ठीक है, कौन तक कर रहे थे, रस हो, रस की बात भरत मुनि कह रहे थे, अलंकार हो भामह कह रहे थे, गुण युक्त हो, गुण युक्त हो, और शब्दार्थ, ऐसा गुण युक्त ऐसा जो शब्दार्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। ये बाघभट्ट का कथन है। तो बाघभट्ट जैसों का लिखने की जरूरत पेपर में है नहीं, ध्यान रखिएगा। बाघभट्ट का छोड़ दीजिएगा, रुद्रथ का पेपर में छोड़ दीजिएगा, भोजराज का छोड़ दीजिएगा, बाकी कौन तक का लिख सकते हैं, मम्मट का लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम, यानी कि साधु शब्द और अर्थ से युक्त हो, गुण अलंकारों से भूषित हो, और स्फुट रीति रसोपेतम, रीति का भी उसमें स्फुटन हो और रस भी उसमें युक्त हो, ऐसे काव्यम कुर्वीत कीर्तये, ऐसा जो काव्य की रचना करता है वो कीर्तये, कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। इस तरीके से है। तो साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। आगे चलते हैं। अब राजशेखर का भी काव्य लक्षण है, इनका भी देख लेते हैं। ये राजशेखर वही है जो काव्य मीमांसा के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। शब्दार्थयो यथावत सहभाव वेदा सहभाव इति विधा साहित्य विधा। तो कह रहे हैं शब्द और अर्थ से यथावत सहभाव होना चाहिए, यानी शब्द और अर्थ का यथावत यानी कि समान रूप में सहभाव हो, ऐसी जो साहित्य की विधा है वही क्या है, काव्य है। यानी कि जो शब्द और अर्थ से युक्त हो, ऐसी जो काव्य की विधा है वही क्या है, तो शब्दार्थयोर यथावत सहभावे विधा साहित्य विधा। ठीक है, आगे देखो। अब जयदेव क्या कहते हैं, जयदेव 13वीं सदी के हैं, ध्यान रखिएगा। जो विद्वान अलंकार से, अब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, इनका भी ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं कि अलंकार को बहुत महत्व मानते हैं, और मम्मट ने ये कह दिया था कि भाई अलंकार ना भी हो तो भी काव्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अलंकार कहीं कहीं पर नहीं भी रहे तो भी उसको हम काव्य मान सकते हैं। तो ये कहते हैं, ये इन्हीं की आलोचना कर रहे हैं वस्तुतः मम्मट की। ये भी ये कहेंगे कि जो विद्वान अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, वो अग्नि को अनुष्ण यानी ठंडा क्यों नहीं कह देते हैं कि अग्नि गर्म नहीं ठंडी है। जो ये कह रहे हैं कि शब्द ऐसा शब्द और अर्थ काव्य होता है जो अलंकार ना हो तो भी चल जाएगा। तो बोले ये कहे तो तुम तो कि अग्नि ठंडी होती है,
समझ में आ रहा? तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से मम्मट की आलोचना कर रहे हैं कि भाई अलंकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। जयदेव किसके संप्रदाय के? भामह के संप्रदाय के, ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुसृतम वनलंकृति, कि ऐसा क्यों नहीं, असौ न मन्यते, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं कि अनुसृतम अनलंकृति, कि जो अग्नि है वो अनुसृत है ना, यानी कि जो अंगीकरोति यह काव्यम, जो काव्य को अंगीकृत कर लेते हैं शब्द, ऐसे शब्द और अर्थ के को जो अलंकारों से रहित हो, यानी कि अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ को जो काव्य के रूप में जो अंगीकृत कर लेते हैं। उल्टा ले जाइए यहां से, अलंकार रहित शब्द और अर्थ को काव्य के रूप में यह यानी जो अंगीकर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? मम्मट। तो बोले वो ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि अनुष्ण अग्नि अनुष्ट है, अनुष्ण मनलंकृति यानी अलंकार रहित, यानी कि अनुष्ण है अग्नि, ऐसा क्यों नहीं मान लेते? असौ न मन्यते, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? तो ये आलोचना है। तो इनका ये कि ये अलंकार को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका जो ग्रंथ है वो चंद्रालोक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रालोक है, चंद्रलोक नहीं चंद्रालोक है, जयदेव का ये ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। तो ये जयदेव की हो गया। अब आ गए विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की जय, है ना, 14वीं सदी के हैं विश्वनाथ। ये वही है जो साहित्य दर्पणकार है, और इन पर भी आपको एक लेक्चर चाहिए, क्योंकि वैसे एक लेक्चर इनके लिए, एक लेक्चर चाहिए मम्मट के लिए और एक लेक्चर चाहिए इनके लिए, और वैसे अगले लेक्चर में दोनों का प्रयास करूंगा कि दोनों का ही हो जाए, लेकिन ध्यान देखते हैं। ये कहते हैं साहित्य दर्पण में रसात्मक वाक्य को ही इन्होंने काव्य कहा है। बोले ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, काव्य वाक्यम काव्यम, कि वाक्य ही काव्य है। कैसा वाक्य? बोले रसात्मक। तो बोले रसात्मक वाक्य ही काव्य है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो यही था वो कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया। आगे देखते हैं। अब आया यहां पर जगन्नाथ के बारे में। जगन्नाथ ये वही है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, इनका ही ग्रंथ रस गंगाधर है, जिसकी मैं कह रहा था, और ये 17वीं सदी के, ध्यान रखिएगा, जब भारत में अंग्रेज आ चुके हैं। ये कहते हैं रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। मैंने कहा था अभी आपसे कि केवल ये शब्द अकेले को काव्य मानते हैं, और रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले, तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्दः काव्यम, शब्द ही काव्य है। सबसे पहले तो यही पढ़ो, शब्दः काव्यम, शब्द ही काव्य। कैसा शब्द? तो बोले रमणीय अर्थ प्रतिपादकः, कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द और अर्थ है वही काव्य है, ऐसा रस गंगाधर में जगन्नाथ जी कहते हैं। इस तरीके से उपर्युक्त वर्णन में विविध समालोचनात्मक पहलू विद्यमान होने पर भी सामान्यतः रस अलंकार से युक्त शब्द व अर्थ को काव्य की संज्ञा दी गई है। तो आपको पता चला कि क्या है, सारांशतः सभी ने अपनी अपनी बात कही कि काव्य ये है वो है, लेकिन आप लोग इतना समझ गए होंगे कि काव्य क्या है। तो वस्तुतः शब्द और अर्थ काव्य है, वो शब्द और अर्थ विविध प्रकार के अलंकार, रस आदि से युक्त होना चाहिए, जिससे कि एक इष्ट अर्थ प्राप्त हो सके, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो आपका एक मत यही हो जाएगा कि इन सभी के मतों को देख करके तो मुझे यही लगता है कि भाई शब्द और अर्थ ही काव्य है, और वह शब्द अर्थ अपने सौंदर्यता के लिए रस, अलंकार, रीति, अगुण आदि का संयोजन करने, जिससे कि वो और अच्छा अर्थ बता सके। तो इस तरीके से काव्य का क्या है आपको पता चल गया, शब्द और अर्थ ही काव्य है, जो कि रस, अलंकार, गुण, रीति आदि से संयुक्त हो। इस तरीके से आपने बता दिया। अब ये आपने देखा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज, क्योंकि 25 अंक का पूछा गया था आपसे, और 2014 में 4 पेज में आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये आंसर लिखना था आपको। ऐसा यदि आप लिख के आते हैं तो आपको कौन है जो नंबर 25 में से 20 नहीं देगा, आराम से 20 नंबर देगा, क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने लोगों का याद रख पाना, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, बहुत सारा कंटेंट है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, आगे एक एक व्यक्ति के काव्य के लक्षण की चर्चा करना है। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या अभी काव्य लक्षण का टॉपिक हुआ नहीं है,
अभी आलोचना तो बची ही है, अभी तो आपने केवल सिर्फ इतना पढ़ा है कि किसके अकॉर्डिंग क्या काव्य लक्षण है। कल सबसे पहले हम लोग मम्मट के काव्य लक्षण को लेकर के आलोचना स्टार्ट करेंगे। मम्मट का काव्य लक्षण लेकर के आज सबका काव्य लक्षण ही पता चल गया। मम्मट के काव्य लक्षण के तद अदोसौ शब्दार्थो सगुणामन अलंकृतौ पुनः क्वापि, इससे जो क्वेश्चन बनता है ये समझेंगे कि इसकी आलोचना कैसे विश्वनाथ करते हैं और विश्वनाथ अपना जो लक्षण कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकं काव्यम, वह कैसे स्थापित करते हैं, फिर विश्वनाथ की भी आलोचना कौन करता है, इन सभी पहलुओं की चर्चा अगले लेक्चर में होगी, ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, वो भी और कमेंट करके बताइएगा समझ में आता है या नहीं। दूसरा आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, आपका हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसकी चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखो ये वाला, ये वाला कल पढ़ेंगे हम लोग। तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणामन अलंकृतौ पुनः क्वापि अस्य सोदाहरणम व्याख्यान कार्यः, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने पढ़ लिया। आनंद वर्धन का पढ़ लिया आपने, मम्मट का पढ़ा, विश्वनाथ का पढ़ा, पंडितराज जगन्नाथ का पढ़ा। कस्य काव्य लक्षणम समीचीनम, किसका काव्य लक्षण समीचीन है, तन्मतानुसारम तत्व हेतु समीक्षितम। अब इसकी आप उत्तर, कंप्लीट उत्तर कर लिख पाएंगे, क्योंकि कल की आलोचना भी आपको मालूम चल जाएगी, फिर आप उस अकॉर्डिंग अपना मत भी बता पाएंगे कि आलोचना भी क्या क्या होती है इसकी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।